नाज़रीन, काफी अनसर्टन सिचुएशन है और डिसेप्शन भी एट प्ले है, डिसीव भी किया जा रहा है। अब आप देखिए क्या खबर सामने आ रही है। खबर यह है, रिपोर्ट्स डिफरेंट ये बता रही हैं कि अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर जो अटैक का फैसला है, जो डिसीजन है, उसको रोक लिया है, अपने इस फैसले को अबैंडन कर दिया है फॉर सम टाइम। और ईरान को यह बात कन्वे भी की गई है कि अमेरिका जो है वो फौरी तौर पर कोई हमला करने का इरादा नहीं रखता है। तो इससे जो लॉबी है वो काफी ज्यादा पैनिक के अंदर भी है और बहुत ज्यादा पुश भी कर रही है ट्रंप को कि वो अटैक करे। और जो लिंडसे ग्राहम है उसने बराह रास्त अरब वर्ल्ड को धमकाया है, ये पब्लिकली जो है वो स्टेटमेंट जारी करते हुए धमकी जारी की है अरब वर्ल्ड को और कहा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है, रीजनल कंट्रीज जो है वो ईरान पर हमले को रोक रहे हैं और इसका नतीजा ये हो सकता है कि हम इन मुल्कों के साथ अपना अलायंस तोड़ देंगे। जो ईरान पर हमला है वो अमेरिकी मफादात के अंदर नहीं है, लेकिन इजरायली लॉबी का काम ही यही है कि अपने मफादात को अमेरिकी मफादात के ऊपर बालातर रखना और अमेरिका को जंगों के अंदर ड्रैग करना। सो ट्रंप पर एक तरफ प्रेशर जब वो मागा का है, ये रिपोर्ट्स इससे पहले आई कि टकर कार्लसन जैसे लोग जब वो ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं कि ईरान पर बमबारी मत करो, अटैक मत करो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। एक रिपोर्ट दरमियान में आ रही है कि ये ट्रंप ने जो अटैक को अबैंडन किया है वो एक असेसमेंट के बाद किया है, इंटेलिजेंस असेसमेंट के बाद कि ये जो लार्ज स्केल अटैक है इसके बड़े उल्टे रिजल्ट्स है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन जाहिर है लॉबी जो है वो प्रेशराइज कर रही है ट्रंप को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ईरान बहरहाल इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा कि उन्होंने कह दिया कि अटैक नहीं अमेरिका करेगा तो वो अब रिलैक्स होकर बैठ जाए। नहीं, ईरान हाई अलर्ट के ऊपर है, बल्कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय कर दी है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम इजरायली टारगेट्स को हिट करेंगे और ये ऐसे मिसाइल्स हैं कि जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। इस दफा ईरान ये करने जा रहा है कि ईरान कोई राउंड नहीं खेलने जा रहा है, ईरान कोई राउंड नहीं खेलने जा रहा है इजराइल के साथ। वो फिर किसे खत्म करेगा? देखे ना, बार बार ये तमाशा जो है ना वो इस तरह, कुछ लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि पिछली बार ईरान को सीजफायर करना ही नहीं चाहिए था, जब उसका अपर हैंड हो गया था और इजराइल की दौड़े लग रही थी कि ये जंग रुकवाओ, तो ईरान को रुकना नहीं चाहिए था, बल्कि ये किस्सा ही खत्म करता। अगर 200-400 और मिसाइल दाग दिए जाते तो बस ये किस्सा खत्म ही हो जाता। लेकिन जाहिर है उस पर भी मैं पहले बता चुका हूं कि इजराइल न्यूक्लियर अटैक ईरान पर कर सकता था, इसलिए ईरान को बहरहाल जब वो रुकना पड़ा। अगर वो न्यूक्लियर पार होता तो फिर मामला कुछ और था। तो ईरान को एक सीजफायर करना, जहां पर उसकी विक्ट्री हो गई है वहां पर रुकना जो है वो जरूरी था, एक मजबूरी थी। ईरान इस बात पर कन्विंस नहीं है कि अमेरिका हमला नहीं कर रहा तो वो रिलैक्स होकर बैठ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ईरान को डिसीव ही किया गया है, हो सकता है इस बार भी डिसेप्शन हो। तो ईरान बहरहाल अलर्ट है और ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बल्कि खबर यह है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी निकाल ली हैं। ईरान के पास ऑफिशियली बैनुल बरआज़मी मिसाइल जब नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली हैं, और उनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं कि वो किसी भी कोने को हिट कर सकते हैं दुनिया में, ठीक है ना। उन्होंने यानी ग्लोबल टारगेट्स को हिट करने वाले मिसाइल्स भी ईरान के पास हैं, वो भी उन्होंने निकाल लिए हैं। तो ये जंग जो बड़ी महंगी पड़ने वाली है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि फॉर्मर सीआईए ऑफिसर ने बताया कि हमेशा इजराइल का प्रेशर रहा कि ईरान पर अटैक करो, और अमेरिका ने 6 ओआईसी मुल्कों पर अटैक किए पिछले 25 साल के अंदर, लेकिन ईरान पर नहीं किया। वाई? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को लगता है कि अगर ईरान पर अटैक किया तो यहां से आलमी जंग भी छिड़ सकती है और यह जंग बड़ी कॉस्टली साबित होगी। अगर आलमी जंग ना भी हुई तो एक बड़ी रीजनल वॉर होगी। सो उन्होंने अटैक नहीं किया। तो उस वक्त तो ईरान इतना पावरफुल नहीं था, आज तो ईरान बहुत पावरफुल है। यानी बुश के दौर से, ओबामा के दौर से ईरान आज जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उधर टर्की ने अपनी फौजें जो वो ईरान बॉर्डर पर भेज दी हैं, क्योंकि खतरा यह है कि अगर ये जंग होती है तो फिर रेफ्यूजीज का एक तूफान आएगा और सबसे पहले वो कहां जाएगा? वो अफगानिस्तान की तरफ तो नहीं जाएगा, वो इवन पाकिस्तान की तरफ भी नहीं आएगा। वो कहां जाएगा? वो सबसे पहले टर्की जाएगा, और टर्की से आगे कहां जाएगा? यूरोप जाएगा। सीरिया से कैसे गए थे? सीरिया से पहले टर्की गए, टर्की से आगे यूरोप गए। तो ये यूरोप इस जंग में आ रहा है एक बार फिर। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की जंगों ने ही यूरोप को यहां तक पहुंचाया है। तो बहरहाल वो एक बार फिर ये जंग करने आ रहा है, उसका नतीजा सामने, यहां से रेफ्यूजीज का तूफान आएगा। और इराक ने वाजे कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे,
हमारी एयर स्पेस ईरान पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल ना की जाए। अगर इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल ना हो तो ईरान पर अटैक हो नहीं सकता है, लेकिन इराक की एयर स्पेस जो है वो ज़ाहिर है उस तरह से इराक की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरा रीजनल फ्रेमवर्क है वो पिछले 2 दहाइयों से इस तरह काम कर रहा है, इजराइल, रीजनल कंट्रीज प्लस अमेरिका, और वो ईरान की रिजीम चेंज करने में लगे हुए हैं, तो वो फेल हुए हैं। और आज रीजनल कंट्रीज भी उस फ्रेमवर्क में से निकल गए हैं। तो पहले जब ये सारे इकट्ठे थे तो फेल हुए, अब तो रीजन भी ईरान के साथ गबर खड़ा है, तो ये फेलियर जो है वो यकीनी है। यमन ने कहा है कि हम बिल्कुल 2 टोक अंदाज के अंदर बता रहे हैं कि सोमाली लैंड के अंदर अगर इजरायली बेसेस होंगी तो वो हमारा निशाना होंगे। हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इजरायली मूवमेंट्स को, सोमाली लैंड में हम हिट करेंगे। और दूसरा, ये जो अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, सो हम इस हवाले से अटैक करेंगे, यानी हम ये सारी डेवलपमेंट्स भी जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। यमन ने जो शिकस्त दी है अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई नहीं दे सका है। उनकी यहां एक वॉरशिप भी इस वक्त रेड सी में नहीं खड़ा है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर नहीं खड़ा है, एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में इस वक्त नहीं खड़ा है। और अभी जो आ रहा है उसको वो इंडियन ओशन में ज्यादा चांसेस यही है कि इंडियन ओशन में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हूतीज ने, अंसारुल्लाह ने जो शिकस्त दी है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं प्यूटन की एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। प्यूटन ने कहा है कि वी शुड बिल्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। प्यूटन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जब वो बात कर रहे हैं, सो रशिया एंड चाइना ये 2 पिलर हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के, जिसमें उनके साथ नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, बेलारूस है, ये सारे ममालिक हैं उनके साथ, लेकिन जो मेन पिलर हैं वो रशिया और चाइना है। सो प्यूटन मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सो ये जो अमेरिकी जंगें हैं, एक बदमस्त हाथी की तरह वो एक के बाद एक मुल्क पर अटैक करना चाह रहे हैं। सो वो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, अब मीडिया रिपोर्ट रॉयटर्स की यह खबर है कि जो मिलिट्री पर्सनल्स को अल उबैद एयरबेस और बाकी बेसेस से लीव करने का कहा गया था, उनको कहा जा रहा है कि वो वापस चले जाएं बेसेस पर, हमला नहीं हो रहा। एक और मीडिया देखिए, एक तेहरान की फ्रेंडली रीजनल गवर्नमेंट ने तेहरान को कन्वे किया है कि फिलहाल ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला रोक दिया है, इस असेसमेंट के बाद कि अगर ईरान पर हमला किया, एक लार्ज स्केल मिलिट्री अटैक किया, तो उसके बहुत शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का फैसला रोक लिया है। इजरायली मीडिया क्या बात कर रहा है, वो अलग बात कर रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इजरायली मीडिया कह रहा है ऐसा नहीं है, हमला नहीं रुका है, हमला होगा। तो ये ईरान को बात कन्वे की गई है, ईरान इसमें कन्विंस नहीं है। तो उधर लिंडसे ग्राहम जो है उसने बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट जारी की, बड़ी धमकी लगाई है। वैसे ये भी बंदा जो खुद भी अब अमेरिका में जो बात हो रही है वो इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो सो कॉल्ड अरब एलाइज हैं, जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने वाशिंगटन को कन्विंस किया है कि ईरान पर हमला ना करो, ऑन बिहाफ ऑफ ईरान टू प्रिवेंट द डिसाइसिव मिलिट्री अटैक दैट प्रेसिडेंट ट्रंप विल टेक टू रेज ग्रेव कंसर्न। उसने कहा यह बड़ी परेशानी की बात है कि ये सो कॉल्ड अरब वर्ल्ड को, सो कॉल्ड अरब वर्ल्ड वो कह रहा है, कहता है ये सो कॉल्ड जो अरब एलाइज हैं ये ट्रंप को आकर कह रहे हैं कि ईरान पर हमला ना करो, ये बड़ी परेशानी की बात है। ये हमारे कैसे इत्तेहादी हैं जो हमारे फैसला कुन हमले को, एक ऐसी रिजीम जो बड़ी जालिम है, आगे उसने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जो बड़ी जालिम है, इस पर हम फैसला कुन अटैक करने जा रहे हैं और ये उस राह में रुकावट बन रहे हैं। सो इस तरह की बात है। तो ये काइंड ऑफ पैनिक तो नजर आ रहा है इजरायली लॉबी के अंदर, जो है ना, पैनिक जरूर नजर आ रहा है। और इजरायली लॉबी जो है वो शिकस्त तो उसको हो रही है, जो नैरेटिव वो इंपोज करना चाह रहे हैं वो नैरेटिव देखें। अभी तक तो ट्रंप ही उनके कंट्रोल में है ना भाई, पब्लिक सर्विस तो जाकर उठाकर देख लें, पहले जैसे तो अब नहीं आते। और वहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनके कंट्रोल में है, उससे हटकर जो बाकी मीडियम है वहां पर तो खुलकर बातें सारी हो रही हैं। तो लॉबी ऑलरेडी पैनिक के अंदर है, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके सारी जो कार्रवाइयां हैं वो वहां आवाम के सामने आ चुकी हैं, तो इसलिए उनको पैनिक है। तो ये लिंडसे ग्राहम का ट्वीट अरब वर्ल्ड को धमकाना, और आखिर में उसने कहा कि हम रिकंसिडर करेंगे फ्यूचर अलायंसेज इनके साथ, हम अलायंसेज तोड़ सकते हैं इनके साथ, तो ये उसने धमकाया। जॉन बोल्टन ने कहा है, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कहता है कि ईरानियन रिजीम जो है वो इसके साथ निगोशिएट करना ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये इजरायली लॉबी का एक बहुत
खास बंदा है जॉन बोल्टन, और ये वही है जिसने पिछली ट्रंप के टेन्योर में वेनेजुएला पर CIA के लोग भेजे थे। जॉन बोल्टन कह रहा है ईरान के साथ कोई निगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, लेकिन प्रोफेसर जेफरी क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर जेफरी ये कह रहे हैं ये जो नेतन्याहू है ये हमें एंडलेस वॉर्स के अंदर ले गया है। इराक वॉर की बुनियादी वजह नेतन्याहू था और इस वक्त वो हमें ईरान जंग के खिलाफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अमेरिका के अंदर एक इस तरह की टसल, एक कशमकश जारी है जिसमें टकर कार्लसन जैसे लोग, प्रोफेसर जेफरी, कैंडेस ओवेंस और बहुत सारे हैं, वो बिल्कुल इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ईरान पर हमला ना किया जाए। और इधर एक लॉबी है जो बहरहाल हमला करवाना चाहती है, और वो ईरान के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है इजराइल की। तो वो ये समझते हैं कि इसके बाद उनके लिए रीजन में मजीद एक्सपेंशन होगी, और ग्रेटर इजराइल की राह में अगर कोई रुकावट है तो वो ईरान है, उसके बाद सब उनके कंट्रोल में होगा। तो लेकिन जो ट्रंप को असेसमेंट गई है कि बहुत नुकसान होने वाली, ये जंग बड़ी महंगी पड़ेगी। अगर ईरान में रिजीम चेंज हुई भी सही तो एट ग्रेट कॉस्ट होगी। तो हम ईरान के साथ बात क्यों ना करने? ओवरऑल ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसको जाकर छेड़ेंगे तो फिर खतरा है। वैसे कोई खतरा नहीं है। ईरान से क्या, ईरान की और अमेरिका की ताकत का कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। वेनेजुएला और अमेरिका की ताकत का कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। ये दोनों मुल्क तो अपनी इकोनॉमिकली सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो इनसे क्या खतरा? लेकिन इनके साथ जंग करेंगे तो फिर बहुत महंगी पड़ेगी। तो देखते हैं कि ट्रंप कोई वाइज डिसीजन करता है या नहीं करता, उम्मीद कम है। अब आप ये देखिए, इजराइल का चैनल 14 ये बता रहा है कि इजराइल ये बिलीव कर रहा है कि अमेरिका का हमला उसने मुकम्मल इसको बैक ऑफ नहीं किया है, सिर्फ इसकी टाइमिंग चेंज हुई है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट करियर अभी नहीं है तो हमला कैसे होगा, वेदर कंडीशन समहाउ ये भी एक फैक्टर हो सकता है, या समहाउ कोई एक दो और फैक्टर हो सकते हैं। सो इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि हमला का फैसला उन्होंने वापस नहीं लिया है, हमला होगा लेकिन टाइम चेंज हो गया है। तो इसलिए ईरान जो है वो अलर्ट है, ईरान जो है वो किसी चीज पर एतबार नहीं कर रहा। उधर से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम ईरान की गवर्नमेंट और ईरान की जो सारी एक्सेस है विद ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से रोकेंगे। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से ईरान को हम आउट करेंगे, और अली लहरिजानी जो है उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दी गई हैं। सो ये एक अटेम्प्ट है। देखें, इजराइल के ऊपर तो कोई सैंक्शन नहीं लगी, तो ईरान में उन्होंने खुद एक इवेंट क्रिएट किया, वहां पर कैजुअलिटीज करवाई, आर्म्ड टेररिस्ट वहां पर भेजे, उन्होंने सिविलियन सिक्योरिटी पर्सनल्स पर हमले किए, और अब इस एक इवेंट जो उन्होंने खुद क्रिएट किया उसके बाद जो है वो इसको बुनियाद बनाकर मजीद सैंक्शंस। तो स्ट्रेटजी उनकी यही लग रही है कि ईरान के रिजीम को मजीद वीकन किया जाए, ईरान की गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए, ईरान को कमजोर किया जाए, उनकी इकॉनमी को और ज्यादा पुश हार्ड किया जाए ताकि उनकी इकॉनमी वैसे ही कोलैप्स हो जाए, मजीद करेंसी गिरेगी, मजीद मसाल, तो वो वैसे ही कोलैप्स हो जाए। ऊपर से एक ऐसा मिलिट्री प्रेशर रखा जाए कि वो हर वक्त यानी एक मिलिट्री प्रेशर होगा तो वो ज्यादा इकॉनमी और इस हवाले से मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, हर वक्त वो इसमें बैठे होंगे कि अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इस काइंड ऑफ फिलहाल ये सैंक्शन लगाने का मकसद ये है, ये प्रॉपर वॉर है, यानी सैंक्शन प्रॉपर वॉर है। देखते हैं अब ईरान इससे जो किस तरह निपटेगा। यानी ईरान के लिए मुस्तकिल चैलेंज उसकी इकॉनमी है, और वेस्ट अब मजीद सैंक्शन इसलिए लगा रहा है कि उन्होंने देखा है कि सैंक्शन का असर अब इस तरह से हो रहा है कि लोग मुजाहरे कर रहे हैं, तो अगर मजीद इकॉनमी कमजोर होगी तो मजीद लोग निकलेंगे। ईरान से IRGC की स्टेटमेंट आ रही है, वी आर रेडी एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं और हम अलर्ट हैं, हम इस बात में नहीं आ रहे कि वो हमला रोक लिया गया है, कुछ डिले हो गया है, मुकम्मल पीछे हट गए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हम तैयार हैं और हम इन चीजों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने वो कह रहे हैं हम तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपने डिप्लॉय कर दिए। ईरान सेज इट्स गॉट हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉक्ड ऑन 8 इजरायली टारगेट्स। इन्होंने भी, इजराइल ने भी टारगेट्स दिए ना अमेरिका को, यहां 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 हिट करना है ईरान में। सो ईरान ने कहा है हम सिर्फ 8 टारगेट्स को हिट करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने टारगेट्स को लॉक कर लिया है, इजराइल में सिर्फ 8 टारगेट्स हम हिट करेंगे। इसमें इजराइल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं,
उनका जो तल अवीव के अंदर उनकी सबसे क्रिटिकल साइट है वो इसके अंदर शामिल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब यह है कि दुनिया का कोई एयर डिफेंस इनको रोक नहीं सकेगा, और ये डायरेक्टली जाकर जब वो तबाही मचाएंगे उन टारगेट्स के ऊपर, उनको हिट करेंगे। IRGC to deploy hypersonic missiles straight at 8 Israeli air bases and military sites। तो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर किए गए, दैट कॉज इनफ कंसर्न कि दे आर हार्ड टू इंटरसेप्ट ड्यू टू इट्स स्पीड। अपनी स्पीड की वजह से ये इंटरसेप्ट नहीं हो सकते। हाइपरसोनिक यानी बहुत तेज स्पीड के साथ वो जाते हैं, सो उनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। अब हो सकता है इसमें कुछ चाइना और रशिया के भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों या प्योरली ईरान के अपने हों, लेकिन रशिया और चाइना के भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके त्यारे आ रहे हैं, हमें क्या पता उसमें क्या है, उसमें यही कुछ होगा और क्या है। वो कोई वहां पर टमाटर तो भेज नहीं रहे हैं असले बरदार त्यारों के अंदर, यही कुछ भेज रहे हैं ना, इसके अंदर मिसाइल्स उन्होंने पहले भेजे हैं। सो ईरान कह रहा है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान की 8 जो मेन मिलिट्री साइट्स हैं और एयर बेसेस हैं उनको हिट करेंगे। तो ये जंग जो है वो महंगी साबित होगी। वैसे चूंकि नेतन्याहू ने अपना सर्वाइवल ईरान में गवर्नमेंट तब्दील होने से और ईरान को तबाह करने से जोड़ लिया है, तो वो बहरहाल अपना पूरा जोर लगा रहा है। इसके साथ खबर यह है कि ईरान के पास 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये इसका मतलब यह कि दुनिया के किसी भी कोने को हिट कर सकता है, खासकर इजराइल और उसके इत्तेहादियों को तो हिट कर सकता है। इजराइल और उसके इत्तेहादियों को ईरान हिट कर सकता है। ग्लोबल टारगेट्स इस मिसाइल के साथ हिट किए जा सकते हैं। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना सिर्फ रीजन बल्कि ग्लोबल टारगेट्स हिट करने की सलाहियत भी ईरान के पास। और ऐसे ही एक दिन यह बात सामने आएगी कि ईरान ने न्यूक्लियर भी बना लिया है, और ईरान का न्यूक्लियर का मतलब है पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये इजराइल की बदमाशी को रोकने का एक ही तरीका है अब, और वो ये है कि कोई मुल्क, खास तौर पर ईरान, वो इस पावर को हासिल अब करे। क्योंकि अगर ईरान के पास ये ताकत होती, इजराइल और उसके इत्तेहादियों की ये जुर्रत ना होती कि वो ये सारा तमाशा यहां पर लगाएं। रोज उन्होंने तमाशा लगाया होता है। ईरान इतने दिनों से प्राइस पे कर रहा है, मतलब ईरान क्या उसने अमेरिका का किया है? यूरोपियंस के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, अमेरिकन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल है जो बार बार उनको जंगों में धकेल रहा है, कभी ह्यूमन राइट्स का इशू करके, कभी न्यूक्लियर का इशू करके। 90 से नेतन्याहू ये कह रहा है कि ईरान चंद महीने, चंद हफ्ते न्यूक्लियर से दूर है। आज तक तो ईरान ने नहीं बनाया, ना ईरान ने कभी गल्फ पर अटैक किया। एट द एंड इजराइल ने ही गल्फ पर आकर अटैक किया। सो जैसे अमेरिकन एनालिस्ट ने कहा कि जो इजराइल की होल स्टोरी है रिगार्डिंग ईरान, दैट इज रैप्ड इन लाई, ये मुकम्मल झूठ पर मुबनी है। तो आप मतलब क्या दुनिया भूल गई है गजा में जो कुछ हुआ है? एक एक हमले में सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद किया गया। इजराइल की डॉक्ट्राइन यह है कि अगर उसने एक शख्स को टारगेट करना है और उस जगह पर, उस बिल्डिंग के अंदर आसपास 2000 लोग भी मौजूद हैं, सो इजराइल उन 2000 लोगों को भी मार देगा। अगर उसको यह होगा भाई ये बंदा इसमें हिट हो सकता है, वो 2000 लोगों को मार देगा। ये उसकी प्रॉपर पॉलिसी है। ये इजराइल ह्यूमन राइट्स और आजादी देने के लिए ईरानियंस को आ रहा है। इराक की गवर्नमेंट ने कहा है हम बिल्कुल अपनी टेरिटरी और अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, बिल्कुल हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर है वो ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह चीज़ें होती नहीं है। सारा रीजन एक तरफ। अब अंसारुल्लाह देख लीजिए, ईरान तो ईरान है ना, अंसारुल्लाह तो ईरान के मुकाबले को बड़ी ताकत नहीं है। एक मुल्क अमेरिका अपने साथ नहीं मिला सका, तो अंसारुल्लाह के खिलाफ क्या हुआ? मुकम्मल शिकस्त। और अगर मिल जाते तो कौन सा फतह हो जानी थी? तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप मिडिल ईस्ट में हैं तो मिडिल ईस्ट के ममालिक किस साइड पर खड़े हैं। वो इस वक्त ईरान की साइड पर खड़े हैं, और काफी दहाइयों के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। वगरना वो तो सारे शामिल थे। लास्ट जो ईरान पर अटैक हुआ है, क्या किसी ने अमेरिकन अटैक को कंडेम किया है? नहीं। क्या उन्होंने इसराइल को रोका है? नहीं। कंडेम जरूर किया। क्या रीजनल कंट्रीज ने ईरान की तरफ, इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल नहीं रोके? तो वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे, लेकिन अब की बार नहीं है, क्योंकि पिछले हमले से उन्होंने नतीजा निकाल लिया, और जो इसराइल बदमाश बना फिरता था उसकी भी हैसियत उन्होंने देख ली कि ये जो है ना कि इसराइल किसी पर भी अटैक करेगा और जो मर्जी चाहे कर ले, ये हो नहीं सकता। तो उन्होंने अपना नतीजा लास्ट टाइम ही निकाल लिया था कि ईरान का पंगा छोड़ दो। और
टर्की के डिफेंस मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि उन्होंने फौज एडिशनल जो मिलिट्री है वो बॉर्डर की तरफ भेजी है, ईरान और टर्किश बॉर्डर की तरफ, क्योंकि रेफ्यूजीज का खतरा है अगर जंग बढ़ती है। कनाडा ने अपने शहरियों को कहा है फौरी तौर पर ईरान लीव करें, तो मुल्क कह रहे हैं कि शहरी लीव करें और वो कह रहे हैं हमला नहीं होगा, तो ये डिसेप्शन एट प्ले है। अंसारुल्लाह के सरबराह ने कहा है हम बिल्कुल सीरियस हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सारी सूरत हाल को और सोमाली लैंड को मॉनिटर कर रहे हैं, कोई भी वहां पर इजरायली बेस होगी तो हम हिट करेंगे। और टक्कर कार्लसन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। टक्कर कार्लसन ने यह कहा है कि रशिया न्यूक्लियर अटैक की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि रशिया जो है वो हैज एग्जॉस्टेड प्लेइंग गेम्स विद यूरोप। यूरोप की जो मतलब कोई संजीदा बात नहीं है, किसी मुज़ाकरात पर किसी फॉर्मूले पर वो एग्री होने के लिए तैयार नहीं है। टक्कर कार्लसन सेज रशिया इज सीरियसली कंसिडरिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यूरोप। देखें ये कोई छोटा मोटा कोई बंदा या कोई सोर्स बात, टक्कर कार्लसन ये बात कर रहे हैं रशिया इज कंसिडरिंग न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट यूरोप। वाई? प्यूटन इज डन प्लेइंग गेम्स विद यूरोप यूनियन। तो अगर यूक्रेन की जंग पर यूरोपियंस एग्री नहीं होते इसको बंद करने के हवाले से 1 या 2 साल के अंदर, तो रशिया कंसिडर कर रहा है कि फिर हम इस तरफ जा रहे हैं। अब इसमें वजह क्या है? देखिए रशिया जो है वो बहुत डैमेज हो रहा है इस जंग से, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, पैसे बहुत इधर लग रहे हैं, फौजी वहां पर मारे जा रहे हैं, और यूरोपियंस यही तो कर रहे हैं, रशिया को डिप्लीट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो रशिया इसको जब अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये जंग मजीद जारी रहे, रशिया इस जंग को रोकना चाहता है लेकिन अपनी टर्म्स पर। तो अगर ये यूरोप यही प्रॉक्सी वॉर खेलता रहा तो फिर एक दिन रशिया मजबूर होगा मैक्सिमम फोर्स इस्तेमाल करने पर। बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। टक्कर कार्लसन ये बात कर रहे हैं, तो मतलब लॉजिक उसके पीछे यह है कि रशिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि यूरोप इधर बैठा रहे और वो प्रॉक्सी वॉर खेलकर रशिया को डैमेज करते रहे। तो रशिया फिर उन स्पॉन्सर्स को हिट करेगा और एक वो इतना एग्जॉस्ट अब हो रहा है कि वो आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में फिर वो मैक्सिमम फोर्स इस्तेमाल करने की तरफ चला जाएगा अगर ये जंग नहीं रुकती। इसके अलावा नाज़रीन, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि यूरोपियन अलायंस मुकम्मल तौर पर कैपेबल हैं ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए, व्हाटसोएवर ये सारी बातें वो कर रहे हैं। जो बर्किनो फासो है, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जो अफ्रीका में जो कू बेल्ट है, और बर्किनो फासो में इब्राहिम तोरे जो बड़े पॉपुलर हुक्मरान आए हैं और वो उन्होंने बताया कि कैसे अफ्रीका को लूटा जा रहा है। तो उनको एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट जब रिसीव हुए, कहां से? चाइना से, रशिया से और टर्की से। रशिया, चाइना, टर्की से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स बर्किनो फासो को डिलीवर हुए हैं। सो ये एक बड़ी जंग है और उसके कई थिएटर्स हैं। एक ग्रेड गेम अफ्रीका में जारी है, एक मिडिल ईस्ट में, एक पैसिफिक में, एक लैटिन अमेरिका में। कुछ ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जैसे ईरान जंग है, जैसे यूक्रेन जंग है, जैसे पैसिफिक ताइवान है। तो ये वो फ्लैश पॉइंट हैं जहां से इमीडिएट वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। और दूसरी तरफ यह है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया डिस्टेबलाइजेशन चूंकि बढ़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां से कभी भी आलमी जंग शुरू हो सकती है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। अब आगे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। ईरान अलर्ट है, बहरहाल वो इन बातों पर ज़्यादा एतबार नहीं कर रहा। आप मेरी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।